निशा जल्दी जल्दी घर के कामों को निपटाने में लगी थी। आज उसकी किट्टी जो थी उसे वहां पहुंचना था। माँ जी, मैंने खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा दिया है। आप और पापा जी खा लीजिएगा। मैं शाम की चाय से पहले आ जाऊंगी। निशा ने अपनी सास से कहा। ठीक है बहू, तुम निश्चिंत होकर जाओ। शाम के चाय की चिंता न करना, मैं बना लूँगी। तुम आराम से आना, निशा की सास ने उससे कहा। निशा ने महसूस किया कि उससे बात करते हुए उसकी सास के चेहरे पर उदासी है, जबकि निशा ने हमेशा अपनी सास को मुस्कुराते हुए ही देखा था। फिर आज उनके चेहरे पर यह उदासी क्यों है? निशा सोच में पड़ गई। माँ जी, आप उदास क्यों हैं? कोई परेशानी है क्या? अगर कुछ हुआ है तो मुझे बता दीजिए, शायद मैं कोई मदद कर सकूं। निशा ने चिंता जाहिर करते हुए पूछा। नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं है। वह रात में ठीक से नींद नहीं आई, इसीलिए चेहरा उतरा हुआ है। थोड़ी देर सो लूँगी तो ठीक हो जाऊंगी। निशा की सास ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, पर निशा को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। फिर भी उसने बात को आगे नहीं बढ़ाया और तैयार होकर किट्टी पार्टी में चली गई। किट्टी में सभी सहेलियां अपने पति के प्रेम और विश्वास पर बात करती रही। निशा ने कहा, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उस पर विश्वास हो ही जाता है, क्योंकि प्रेम और विश्वास एक दूसरे के पूरक हैं। मैं तेरी इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। कभी प्रेम में अति विश्वास घातक सिद्ध हो सकता है। जब हम प्रेम में अंधविश्वास करने लगते हैं तो हमारे विश्वास को टूटने में देर नहीं लगती, उसकी सहेली मोना ने कहा। वहाँ बैठी सभी औरतें मोना की बात का समर्थन करने लगी। उन्होंने कहा कि प्रेम करना और अपने प्रेम पर विश्वास करना ठीक है, पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। वह व्यक्ति हमारे पति ही क्यों न हो, मैं तुम लोगों की बातों से सहमत नहीं हूँ। मैं अपने पति से प्रेम भी करती हूँ और विश्वास भी, क्योंकि मुझे पता है कि वह भी मुझे प्यार करते हैं, और इस जन्म में तो क्या, वह हर जन्म में मुझसे ही प्यार करेंगे। मेरी मांग का सिंदूर और मेरा श्रृंगार इसका प्रतीक है। मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जिनके पति उनके साथ विश्वासघात करते हैं और वह तब भी उनके नाम का श्रृंगार चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए फिरती हैं। मैं ऐसा दिखावा कभी नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि मेरा यह विश्वास कभी नहीं टूटेगा। निशा ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। किट्टी पार्टी के बाद जब निशा घर जा रही थी तो उसकी नज़र अपने पति की कार पर पड़ी, जो उसके बगल से अभी निकली थी। क्रॉसिंग पर उसकी टैक्सी रुकी हुई थी। तब उसने देखा था उसके साथ कोई लड़की भी थी, जो उसके पति से सटकर बैठी हुई थी। निशा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में एक क्षण के लिए शक का बीज पनप उठा। फिर उसने सोचा, हो सकता है वह उनकी सेक्रेटरी हो और वह लोग ऑफिस मीटिंग के लिए जा रहे हो। उसने अपने दिमाग से उस बात को निकाल दिया और अपनी ही बेवकूफ़ी पर मुस्कुरा उठी। जब वह घर के दरवाजे पर पहुंची तो अंदर से उसकी सास की आवाज़ सुनाई दी। वह अपने पति से कह रही थी, जब ये बात बहू को पता चलेगी तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। उसका तो विश्वास ही टूट जाएगा। वह हम पर बहुत विश्वास करती है। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे कैसे बताऊं कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। मोहित ने इस घर के अलावा भी एक दूसरा घर बसा लिया है। अपनी सास की बात सुनकर निशा के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। उसके सोचने समझने की शक्ति क्षीण होने लगी। उसने लड़खड़ाते हुए दरवाज़ा खोला। उसकी हालत देखकर उसकी सास समझ गई कि निशा ने सब सुन लिया है। बहू, हम तुम्हें बताना चाहते थे पर हिम्मत नहीं जुटा पाए। मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपने बेटे से ऐसी उम्मीद नहीं थी। निशा की सास ने दुखी होकर कहा। माँ जी, ये बात आपको पता था, फिर भी आपने मुझे नहीं बताया। धोखे में रखा आपने। ऐसा क्यों किया? निशा ने रोते हुए पूछा। बहू, मुझे कल ही पता चला है, तब से मैं यही सोच रही थी कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं। निशा की सास ने कहा। माँ जी, इसमें सोचने जैसी क्या बात थी? आपको मुझे बता देना चाहिए था।
आपने मेरा विश्वास तोड़ा है, जबकि आप मुझसे कहती थी कि आप मुझे अपनी बेटी मानती हैं, पर ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ बहू हूँ, बेटी नहीं। आपको सब पहले से पता था कि आपके बेटे ने दूसरी शादी कर ली है। निशा ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, बहू तुम मुझे दोषी करार नहीं दे सकती। मैंने तुम्हें बहुत पहले सचेत किया था कि मोहित अब हर हफ्ते ऑफिस के काम के सिलसिले में बाहर क्यों जाता है, कहीं किसी लड़की का चक्कर तो नहीं है। पर तुमने मुझसे बहुत गर्व और विश्वास से कहा था कि माँ जी, वह मेरे सिवा किसी भी लड़की की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। उस समय मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी कि किसी पर अति विश्वास नहीं करना चाहिए, पर तुमने मेरी बात को हंसी में उड़ा दिया था। अपने पति पर विश्वास करना ठीक है, पर उसकी गतिविधियों पर नज़र भी रखना चाहिए। अपने साज श्रृंगार से उसे रिझाना चाहिए। तुमने ऐसा करना छोड़ दिया। तुम यह समझती रही कि शादी के 15 साल बाद अब इसकी क्या ज़रूरत है, पर शायद तुम ये भूल गई कि पति को हमेशा खुश रखने के लिए समय समय पर अपने प्रेम को जताना पड़ता है, जबकि तुमने ऐसा नहीं किया। इसीलिए तुम्हारा पति किसी और के रूप पर मोहित हो गया। निशा की सास ने गंभीरता से कहा। निशा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। वो अपनी सास की बात सुनकर मन ही मन सोचने लगी, क्या पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ शारीरिक आकर्षण में बंधा होता है? पत्नी की सुंदरता जब तक बरकरार है, तभी तक वो पति के दिल की मालिका है। जहाँ उसका सौंदर्य ढलने लगा तो पति का प्यार भी खत्म हो गया। लेकिन सुंदरता सिर्फ पत्नी की नहीं ढलती, पति की भी तो ढलती है। उम्र के साथ पहले जैसे जवान नहीं रहते, लेकिन पति को तो पत्नी में कोई कमी नहीं दिखाई देती। वो तो पहले से ज़्यादा पति को प्यार करने लगती हैं। वो पति पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने को तत्पर रहती हैं। अगर पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ शारीरिक आकर्षण पर टिका है, तो पति के नाम पर किया गया दिखावे का श्रृंगार किस काम का? जब पति ने उसके हिस्से का सिंदूर उसकी मांग से नोचकर किसी और की मांग में सजा दिया है, तो फिर उस अपमानित सिंदूर को मांग में सजाने का क्या मतलब है? ये तो एक पति की मर्यादा और उसके प्यार का अपमान है। जब पति ने पत्नी के स्वाभिमान और आत्मविश्वास को अपनी वासना की आग में जला डाला, तो फिर ऐसे झूठे रिश्ते में बंधे रहने का कोई मतलब नहीं है। निशा ये सोच ही रही थी कि उसका फ़ोन बज उठा। फ़ोन उसकी किट्टी की सहेली का था। निशा ने लंबी सांस लेकर फ़ोन ऑन किया। उधर से आवाज़ आई, निशा मुझे तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन पहले तुम अपने दिल को मजबूत कर लो। निशा की सहेली ने गंभीर लहजे में कहा, क्या बात है रमा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? निशा ने गंभीरता लहजे में पूछा। वो रमा की बात का मतलब समझ गई थी, लेकिन उसने अनजान बनते हुए पूछा, निशा मैंने तुम्हारे पति को किसी और औरत के साथ देखा है। वो औरत बहुत ही सुंदर और जवान है। शायद तुम्हारे पति ने उससे शादी कर ली है। तुम्हें तो अपने पति के प्यार पर बहुत ही भरोसा था, पर तुम्हारे पति ने तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया है। ये बात झूठ नहीं है, बिल्कुल सही है। जिस लड़की से तुम्हारे पति ने शादी की है, वो मेरी दूर की रिश्तेदार है। उस लड़की के चंगुल से तुम्हारे पति का छूटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि वो लड़की बहुत ही लालची और घमंडी है। उसने अपने रूप जाल में तुम्हारे पति को फंसा लिया है। अब तुम क्या करोगी? क्या अपने घर में अपनी सौतन को बर्दाश्त कर सकोगी, या अपने पति का घर छोड़कर चली जाओगी? ये तुम्हारे अंधविश्वास के कारण हुआ है। अगर तुमने अपने पति को अपने प्यार और आकर्षण में बांध रखा होता, तो तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। पर तुम अपने पति को आकर्षण में बांधती कैसे? तुम तो अपना आकर्षण बहुत पहले ही खो चुकी हो। तुम अपनी उम्र से 20 साल ज़्यादा लगती हो। मुझे देखो, मैंने कैसे अपने आप को इस उम्र में भी अपने को कितना सुंदर और फिट बनाकर रखा है। इसीलिए मेरे पति आज भी मेरे सौंदर्य में बंधे हुए हैं। फिर भी मैं अपने पति पर अंधविश्वास नहीं करती। उन पर नज़र रखती हूँ कि वो बाहर क्या कर रहे हैं। तुम्हें तो बहुत अहंकार था ना अपने पति के प्यार पर। फिर उन्होंने तुम्हें धोखा क्यों दिया? रमा ने निशा को अपमानित करने वाले लहजे में कहा। निशा ने कोई जवाब नहीं दिया। फ़ोन स्पीकर पर था। जो रमा की बातों का जवाब निशा की सास ने दिया। रमा बहू, तुम अपने आप को निशा की दोस्त कहती हो। अगर दोस्त तुम जैसे होते हैं तो निशा को दुश्मनों की क्या ज़रूरत है?
तुम निशा की दोस्त नहीं, उसकी दुश्मन हो, तभी उसके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही हो। अगर सच में तुम उसकी हितैषी होती तो उसे सांत्वना देती, उसके दर्द को बढ़ाने की कोशिश न करती। वैसे भी ये तुम्हारे घर का मामला है, हम खुद ही सुलझा लेंगे, हमें तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं है। निशा की सास की बात सुनकर रमा ने जल्दी से फ़ोन काट दिया। वो समझ गई कि अब उसकी असलियत निशा के सामने आ गई है। दूसरी तरफ निशा चुपचाप अपनी सहेली और सास की बात सुन रही थी। फिर वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जब वह कमरे से बाहर आई तो उसका रूप बदला हुआ था। उसको देखकर उसकी सास चौंक गई, क्योंकि निशा ने अपनी मांग का सिंदूर, माथे की बिंदी और चूड़ियों को निकाल दिया था। उसे देखकर लग रहा था जैसे वह अभी अभी विधवा हुई है। निशा की सास ने उससे देखकर आश्चर्य से पूछा, बहू ये क्या किया? अभी तुम्हारा पति जिंदा है और तुमने विधवा का रूप धारण कर लिया, यह तो अपशकुन है। माँ जी, मेरे पति ने मेरे सिंदूर को अपमानित किया है। मैं अपमानित सिंदूर को अपनी मांग में नहीं सजा सकती। मेरे विश्वास, मेरा प्रेम से उठ गया। आज मेरा पति स्वाभिमान चूर चूर हो गया। मैं उन पत्नियों की तरह नहीं हूँ जो झूठ का मुखौटा लगाकर जीती है। जब मेरा पति मेरा नहीं रहा, उसने मेरे विश्वास को तोड़ दिया, तो मैंने भी इस झूठे श्रृंगार के बंधन को उतारकर आज फेंक दिया। अब इसी रूप में मैं रहूँगी। यदि आपको कोई ऐतराज़ है तो मैं इस घर को छोड़कर जा सकती हूँ। निशा ने दृढ़ता से जवाब दिया। तभी उसके ससुर ने कहा, निशा तुम आज से इसी घर हमारे साथ अपने घर में रहोगी। निशा ने आज पहली बार अपने ससुर के जुबान से अपना नाम सुना था। उसने चौंक कर उनकी तरफ देखा। वह निशा को सवालिया निगाहों में समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज से तुम हमारी बहू नहीं, बेटी हो। बेटियों को तो उनके नाम से ही पुकारा जाता है। अपने पति की बात सुनकर निशा की सास के चेहरे पर भी समर्थन के भाव दिखाई दिए। पापा जी कहकर निशा अपने ससुर से लिपट गई। पापा जी नहीं, सिर्फ पापा कहो बेटी, निशा के ससुर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, और मुझे मम्मी कहो। आज से तुम हमारी बहू नहीं, बेटी हो। निशा की सास भी मुस्कुरा उठी। ठीक है मम्मी पापा, जो आप लोगों की आज्ञा। निशा ने भी अदब से सिर झुकाकर गंभीर लहजे में कहा। निशा को ऐसा कंटते देख उसके सास ससुर ठहाका मारकर हंस पड़े। निशा ने भी उसका साथ दिया। तभी निशा की नज़र दरवाजे पर ठहर गई। अचानक उसकी हंसी पर ब्रेक लग गया। उसी समय निशा के ससुर ने भी दरवाजे की ओर देखा तो वहाँ उनका बेटा मोहित खड़ा हुआ था। अपने बेटे को देखकर निशा के ससुर का चेहरा कठोर हो गया। मोहित जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ, उसके पापा ने कठोर शब्दों में कहा, मोहित वहीं रुक जाओ, अब तुम इस घर में नहीं रह सकते। ये आप क्या कर रहे हैं? ये मेरा घर भी है। मोहित ने अचंभित होकर कहा, ये तुम्हारा घर था, अब नहीं है। ये घर मेरा है और यहाँ तुम नहीं रह सकते। मोहित के पापा ने कठोर शब्दों में जवाब दिया, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं। तुमने हमारे संस्कारों को गाली दी है। एक पत्नी के रहते हुए तुमने दूसरी शादी कर ली। तुमने एक बार भी निशा के बारे में नहीं सोचा, उसका क्या होगा, उसके दिल पर क्या बीतेगी। तुमने हमारे बारे में नहीं सोचा तो हम तुम्हारे बारे में क्यों सोचें। अब इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। ये घर अब निशा का है और निशा जिसे चाहेगी वही यहाँ रह सकता है। और जहाँ तक मैं निशा को जानती हूँ, वो कभी नहीं चाहेगी कि वो व्यक्ति यहाँ रहे जिसने उसके प्यार और सिंदूर को अपमानित किया है। मोहित की मम्मी ने भी गंभीर लहजे में अपना फैसला सुना दिया। अपनी मम्मी पापा की बात सुनकर मोहित ने एक नज़र निशा पर डाली। निशा की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर मोहित समझ गया कि अब वो अपने परिवार को हमेशा के लिए खो चुका है। लेकिन फिर भी उसने बेशर्मी और निढाले से निशा से कहा, निशा तुमने मेरे मम्मी पापा का अपने वश में कर लिया, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक मुझसे दूर नहीं रह सकते। तुम देखना, बहुत जल्दी ये लोग मुझे और मेरी नई पत्नी को इस घर में बुलाएंगे। मैं इनको इकलौता बेटा हूँ। ये लोग मुझसे ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सकते। तुम देखना, मेरा बेटा भी तुम्हें छोड़कर मेरे पास आ जाएगा। तुम जानती हो क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा है। तुम तो कुछ करती भी नहीं हो। अपने बेटे की ज़रूरतें कहाँ से पूरी करोगी? इस समय तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बहुत जल्दी अपने बेटे को लेने आऊँगा। तब मेरा बेटा मेरे साथ जाएगा और तुम देखती रह जाओगी।
निशा ने अपने पति की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। निशा को चुप देखकर मोहित के चेहरे पर एक गर्वीली मुस्कान फैल गई, जैसे वो कह रहा हो तुम कुछ नहीं कर पाओगी। मोहित ने एक व्यंग्यात्मक नज़र निशा पर डाली और वहाँ से जाने लगा। तभी निशा की गंभीर आवाज़ सुनकर वो रुक गया। निशा उससे कह रही थी, मिस्टर मोहित शुक्ला, मेरी भी बात सुनते जाओ। तुम आज के बाद मेरे बेटे से मिलने की कोशिश न करना, वरना मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम अपनी नई पत्नी के साथ खुश रहो तो आज से समझ लेना कि तुम्हारा कोई बेटा नहीं है। अगर तुमने उसके नज़दीक भी जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा और तुम्हारी नई पत्नी का वो हाल करूंगी कि तुम इस समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। तुम मुझे मेरे बेटे से मिलने से रोक सकती? मोहित ने गुस्से से कहा। आप किस बेटे की बात कर रहे हैं मिस्टर रोहित शुक्ला? तभी वहाँ एक गंभीर आवाज़ सुनाई दी। मोहित ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका बेटा आर्यन खड़ा था। उसके चेहरे पर एक मोहित के लिए नफरत के भाव थे। अपने बेटे की आंखों में अपने लिए घृणा देखकर मोहित काम गया, क्योंकि उसकी योजना पर पानी फिर गया था। मिस्टर मोहित शुक्ला, मैं आपका नहीं अपनी माँ का बेटा हूँ। मैं आपको अपना पिता मानता ही नहीं, इसीलिए आज के बाद आप मुझसे मिलने की कोशिश न करना और ना ही कीजिएगा। जो व्यक्ति वासना का पुजारी होता है वो न तो किसी का बेटा होता है और न ही पति और न ही पिता। इसीलिए आप यहाँ से जा सकते हैं। आपकी सुंदर पत्नी आपका इंतजार कर रही होगी। आर्यन ने नफरत से मोहित को देखते हुए कहा। मोहित अपने बेटे की इतनी कड़वी बात सुनकर शर्म से पानी पानी हो गया। उसने आशा भरी निगाहों से अपने माता पिता की ओर देखा, पर उनके चेहरे पर भी कठोरता दिखाई दी। मोहित ने एक हारे हुए जुआरी की तरह थके कदमों से बाहर निकल गया। निशा अपने बेटे से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी, पर ये आंसू दुखे नहीं खुशी के थे। आज उसके बेटे ने अपनी माँ के स्वाभिमान की रक्षा जो की थी